Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. Let's begin with I can. I can? Yes, you can. I can stands for important current affairs in nutshell. So what we will be doing? We will be doing the comprehensive analysis of various topics that are in news and are relevant from the government exams perspective. तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी, यूपी पीसीएस, वेरियस पीसीएस एग्जामिनेशंस, उन सब पर्सपेक्टिव से हम किसी भी एक टॉपिक को जिसको भी उठाएंगे उसका हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। आंसर राइटिंग फॉर्मेट में भी बात करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली आपकी कंप्लीट हो जाए। तो हम करंट अफेयर कवर करेंगे मई 2020 से मई 2021 तक, क्योंकि जून में है यूपी एससी सीएसई एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हैं? आई कैन। आज का पहला टॉपिक जो हमने उठाया है वो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2020 देखिए एक HDR रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें 5 इंडेक्स होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, IHDI इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एंड देन सर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये 5 इंडेक्स होते हैं उस रिपोर्ट के अंदर। तो HDR नाम की रिपोर्ट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके अंदर ये 5 क्या होते हैं? इंडेक्स होते हैं, जिसमें हम ये इंडेक्स पढ़ने वाले हैं MPI ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्योंकि अभी रिसेंटली आया है 2020 में, और इसको रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने। तो उसका थीम क्या है इस बार का? चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यह है यूएन का सिंबल और यह है OPHI, जिन्होंने दोनों ने मिलकर रिलीज किया है इस इंडेक्स को। आइए समझते हैं कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है क्या एक्चुअल में। देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी एंड द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो ये इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या है, पहले इसको समझते हैं तो हमको सारी चीज क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, मान लीजिए ये पॉवर्टी क्या है, पहले ये समझते हैं। किसी भी एक व्यक्ति को कुछ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जितना एक्सपेंडिचर करना पड़ता है एक दिन में, तो एक दिन की जितनी भी उसकी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए उसको जितना खर्चा करना पड़ता है वो होती है पॉवर्टी लाइन। तो मान लीजिए कोई अर्बन एरियाज में रह रहा है, उसको 47 रुपीज पर डे चाहिए ताकि वो अपनी बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, वेरियस थिंग्स, खाना पीना। तो वो उसके लिए उसको एक दिन में 47 रुपीज चाहिए। इसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। इसके जो नीचे होते हैं, यानी इससे जो कम कमाते हैं, उनको बोलते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, और इसके जो ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं APL, अबव पॉवर्टी लाइन। अब हमको समझना है कि इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी क्या है। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, उसके लिए हमको एक रेशियो काउंट करना पड़ता है, हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स, या नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स लिख लीजिए आप यहां पे, माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स इनटू 100। यानी हम क्या पता कर रहे हैं हेड काउंट रेशियो में, कि जितने भी घर हैं, हाउसहोल्ड्स हैं टोटल, उनमें से कितने ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, यानी जो 47 रुपीज पर डे से कम कमाते हैं। इसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। और ये हेड काउंट रेशियो क्या बता रहा है सर? इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 लोग हैं, मान लीजिए टोटल नंबर हाउस होल्ड है 100, और उसमें 30 लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो HCR कितना निकल के आएगा? 30%। कहने का मतलब ये होगा कि 100 हाउस होल्ड्स में 30 हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इसने क्या बताया कि इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी कितनी है, कितने लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, इसे बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। और ये क्या शो करता है? इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। समझ आई बात? तो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या है, इसको समझ लेते हैं।
मान लीजिए ये पॉवर्टी लाइन है 47 रुपीज पर डे। एक व्यक्ति कमाता है जो बीपीएल है, वो कमाता है 45 रुपीज पर डे, और एक कमाता है 2 रुपीज पर डे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसमें ज्यादा गरीब है कौन? आप कहेंगे जो 2 रुपए कमाता है ये व्यक्ति ज्यादा गरीब है, लेकिन ये तो दोनों बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो अगर इसकी इस 47 रुपीज से अगर ये 45 की डेप्थ यानी जितनी गहराई है वो कैलकुलेट की जाए तो 2 रुपए वाले केस में बहुत ज्यादा गहराई होगी। इसे क्या बोलेंगे? डेप्थ ऑफ पॉवर्टी या पॉवर्टी गैप। डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, और इसी को बोलते हैं पॉवर्टी गैप। तो ये क्या शो क्या कर रहा है? पॉवर्टी गैप, पॉवर्टी गैप क्या शो कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। क्यों? देखिए इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी ने क्या बताया आपको कि कितने हाउस होल्ड ऐसे हैं जो बीपीएल है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या बताएगी कि जितने लोग बीपीएल में हैं उसमें कौन कितना ज्यादा गरीब है। 45 वाला कम गरीब है, उसकी इंटेंसिटी कम है गरीब होने की, लेकिन 2 रुपए वाले की इंटेंसिटी गरीबी की बहुत ज्यादा है। इसलिए पॉवर्टी गैप जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी उतनी ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या शो करेगी कि कौन कितना ज्यादा गरीब है, और इंसिडेंस क्या शो करेगा कि कितने लोग गरीब हैं। क्लियर और नॉट? दोनों के बीच में फर्क समझ आया? तो ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी केवल एक डायमेंशन से नहीं सोचता है, ये सब डायमेंशन से मेजर करता है। हम समझेंगे आगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो प्रोडक्ट है इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी का एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का, यानी ये इंसिडेंस को भी ध्यान में रखता है और इंटेंसिटी को भी ध्यान में रखता है। इसीलिए ये दोनों चेंजेस से क्या है? सेंसिटिव है और अच्छा मेजर है। अगर इंडेक्स की वैल्यू देखेंगे तो आपको 0 से 1 के बीच में ही नजर आएगी। 0 से 1 के बीच में एमपीआई की वैल्यू होगी जो 0 से 1 के बीच में होगी। और एमपीआई क्या करता है? इट एग्जामिन्स ईच पर्सन्स डेप्रिवेशन अक्रॉस 10 इंडिकेटर्स इन 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसको समझ लेते हैं। देखिए मल्टी डायमेंशन है तो इसने 3 डायमेंशन पॉवर्टी के देखे हैं। कौन कौन से मेजर करता है? हेल्थ पर्सपेक्टिव, एजुकेशन वाला डायमेंशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का डायमेंशन। और हर हेल्थ में जैसे इस डायमेंशन में 2 इंडिकेटर हैं, तो हेल्थ डायमेंशन को इंडिकेट करने वाले 2 इंडिकेटर हैं, एक न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 इंडिकेटर हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट। तो टोटल 10 इंडिकेटर हैं जो कि 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी में हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्यों कहा गया? क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है। 10 इंडिकेटर हैं, 3 वेरियस डायमेंशन में कैलकुलेट कर रहा है कि क्या एजुकेशन की वजह से गरीब है, क्या हेल्थ की वजह से गरीब है। तो ये हम देखेंगे क्या पर्सपेक्टिव उसका कितना वो कैलकुलेट करता है कि उसके बाहर वाले लोग ही गरीब होंगे, ये हम देखेंगे आगे। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि कितने इसके डायमेंशन है और कितने इंडिकेटर्स हैं। क्लियर और नॉट? तो 3 डायमेंशन में 10 इंडिकेटर है। ओके, तो ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स समझ में आया आपको कि ये है क्या? ये प्रोडक्ट है इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का। तो ये दोनों चेंजेस से सेंसिटिव है। और दूसरी बात ये है कि इसके 3 डायमेंशन है और 10 इंडिकेटर है। आइए समझते हैं जो इस बार की 2020 की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया है उसने की हाइलाइट्स क्या दी है। हम इसको समझते हैं, इसको पढ़ेंगे। पहले आप डेटा को एनालाइज करना सीखिए। कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए 107 डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिसमें टोटल 5.9 बिलियन लोग रह रहे हैं। तो 5.9 बिलियन की पॉपुलेशन यानी कितने करोड़? 590 करोड़। इन 590 करोड़ में सर 130 करोड़ जनसंख्या, 130 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। तो सर 5.9 बिलियन पीपल में 1.3 बिलियन पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। और अगर इसका 84 समथिंग कितना 82.3% अगर निकालें तो इतने लोग दे आर डिप्राइव्ड इन एटलीस्ट 5 इंडिकेटर्स साइमल्टेनियसली। तो जो 10 इंडिकेटर मैंने शो किया आपको, अगर इसका 130 करोड़ का 82.3% निकाला जाए तो इतने लोग एटलीस्ट यानी कम से कम 5 डायमेंशन में फेल कर रहे हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो 5.9 बिलियन टोटल पॉपुलेशन है, उसमें 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं और 130 करोड़ का
84.3% लोग जो मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं वो सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में रह रहे हैं। तो हालत बहुत खराब है इन दो जगह की, सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया, दे आर मल्टी डायमेंशनल पुअर। तो मोस्ट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल जो पुअर लोग हैं वो यहां पर हैं। समझ रहे हैं इस बात को? अगर इस 130 करोड़ में देखा जाए 1.3 बिलियन जो लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं, उसमें 644 मिलियन यानी आधे लोग क्या हैं? बच्चे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं। तो जितने भी लोग पुअर हैं उसमें आधे बच्चे हैं सर, जो 18 साल की उम्र से कम है। और अगर आप बच्चों और अडल्ट में कंपैरिजन करो तो हर 3 में से एक बच्चा मल्टी डायमेंशनल पुअर है और हर 6 में से एक अडल्ट मल्टी डायमेंशनल पुअर है। ये रिपोर्ट ये बताती है। तो हालत बहुत खराब है, ये आप समझिए। तो चिल्ड्रन की हालत तो अडल्ट से भी बहुत ज्यादा खराब है। और अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन की बात करें तो 644 मिलियन जो हैं वो क्या हैं? चाइल्ड हैं, और 107 मिलियन क्या हैं? ओल्ड एज पॉपुलेशन है जो मल्टी डायमेंशनली पुअर है। अगर आप रूरल और अर्बन एरियाज को कंपेयर करेंगे तो रूरल एरियाज में मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग ज्यादा हैं। 84.2% मल्टी डायमेंशनल पुअर जो लोग हैं वो रूरल एरियाज में रहते हैं, और इस वजह से वो ज्यादा वनरेबल होते हैं इन्वायरमेंटल शॉक से। जैसे कि जो भी कैलेमिटीज, फ्लड्स आ जाएं, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, तो ऐसे लोग जो पहले से बहुत गरीब हैं, ऐसी कैलेमिटी आने की वजह से उनको पूरी तरह से वो उखड़ जाते हैं, जड़ से समाप्त हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो गरीबी में वही हुआ कि गरीबी में आटा गीला हो गया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। 2005 से 2005-6 से 2015-16 यानी इन 10 सालों में हमने 273 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। और हमने अपनी एमपीआई की जो वैल्यू थी उसको आधी कर ली है ये करके। लेकिन सर अभी भी 37.7 करोड़ पीपल आर मल्टी डायमेंशनल, जो 2018 के अनुसार। तो 2018 के अनुसार 37.7 करोड़ पीपल इंडिया में अभी भी मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। तो ये डेटा एनालाइज कर पा रहे हैं आप कि इतने बिलियन, इतने करोड़ लोगों में इतने करोड़ मल्टी डायमेंशनल है, उसका 80-84% इतने यहां पर हैं, इतने बच्चे हैं, इतने ओल्ड एज हैं। तो ये डेटा एनालिसिस है। ऐसे फैक्ट्स को याद नहीं करना पड़ता, ये मेमोरी में बैठ जाते हैं। एनालाइज किया आपने? आइए समझते हैं इस पैंडेमिक का क्या असर पड़ा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। इस पैंडेमिक ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जो 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनको बहुत मात दी है। एक न्यूट्रिशन, एक चिल्ड्रंस स्कूल अटेंडेंस। समझ सकते हैं क्यों आप? तो ये देखिए, हेल्थ में न्यूट्रिशन वाला कंपोनेंट था, इसको बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, और स्कूल की अटेंडेंस, इन 2 फैक्टर्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है इस पैंडेमिक ने। और जो हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को टैकल करने की जो ग्रोथ थी, उस प्रोग्रेस को भी बहुत इसने नेगेटिवली इंपैक्ट किया है। और हमारा जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस था उसको भी इसने नेगेटिवली इफेक्ट किया है। क्योंकि जब भी, अब कोई चाहता ही नहीं है कि इस पैंडेमिक के समय में अपने बच्चों को कोई डॉक्टर से सीधे उसका ट्रीटमेंट या कोई भी उसका एक्सपोज करे उस बच्चे को, अपने बच्चे को। तो वो चाहता ही नहीं कि ये पैंडेमिक से अपने बच्चे को एक्सपोज करके डॉक्टर से मिलवा के कुछ किया जाए। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की हालत इस समय पैंडेमिक ने नेगेटिवली इसको इंपैक्ट किया है। बेनिफिट्स क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के? देखिए, किसी को छोड़ता नहीं है पीछे, लीव्स नो वन बिहाइंड। तो रूरल एरियाज को भी काउंट करता है, अर्बन एरियाज को भी काउंट करता है, सब नेशनल रीजन्स को भी काउंट करता है, चिल्ड्रंस को भी काउंट करता है, अडल्ट्स को भी काउंट करता है, एथनिक ग्रुप्स को भी काउंट करता है, कास्ट को भी काउंट करता है। तो एमपीआई जो होता है, एनालिसिस ट्रैक्स प्रोग्रेस ऑन पॉवर्टी फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। तो लीव्स नो वन बिहाइंड, ठीक है। तो पहला बेनिफिट। दूसरा, इसका मॉनिटरिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है। इट यूज टू ट्रैक एंड कंपेयर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ओवर टाइम, ये करता रहता है। और ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाता है ताकि कंट्री में जो कंट्री के अंदर के रीजन है उनको भी कंपेयर किया जा सके। और एक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी बनाता है ताकि कंट्रीज को भी आपस में कंपेयर किया जा सके। इंटीग्रेटेड एंड पॉलिसी, कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी। देखिए, कोई भी इंडेक्स लाने की क्या वजह होती है कि उसका जो रिजल्ट होता है वो शो करता है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है क्या वो वेलफेयर पॉलिसी सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या बताएगा कि गवर्नमेंट की जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं वो अच्छा काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर अच्छा काम कर रही हैं तो बहुत लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे,
है ना। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या शो करता है? गवर्नमेंट का रिजल्ट, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स का रिजल्ट शो करता है। अगर वो रिजल्ट अच्छा नहीं है या उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो बाकी सब कंट्रीज आपस में बैठकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके इंटीग्रेटेड पॉलिसी बना सकते हैं, है ना। तो ये फायदा है एमपीआई का। MPI is used by the senior policy makers to coordinate policy and to understand and track impact of their policies on the poor। ठीक है, और इसका यूनिवर्सल रेलेवेंस है ही है, क्योंकि नेशनल एंड रीजनल एमपीआई को टेलर्ड विद द कॉन्टेक्स्ट एंड पॉलिसी प्रायोरिटीज, दे एड्रेस मॉडरेट एंड अक्यूट पॉवर्टी एंड रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टेंचुअल वैल्यूज एंड डेफिनेशंस। ठीक है, तो इसका पूरा रेलेवेंस है यूनिवर्सल, क्योंकि ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। क्या लिमिटेशंस है इसकी? तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इसीलिए कर रहे हैं कि आपको कोई भी चीज छूटे ना, उसका बेनिफिट भी पता होना चाहिए, लिमिटेशन भी पता होना चाहिए, ताकि आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकें हर चीज को। यही मुद्दा है, यही हमारा काम है कि हर एक टॉपिक को उठा के उसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे, ताकि मेंस राइटिंग में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी पैटर्न पे आप लिखेंगे, पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कुछ फैक्ट्स बताएंगे, कुछ बेनिफिट्स बताएंगे, कुछ लिमिटेशन बताएंगे एंड कंक्लूड करके आंसर को अपना खत्म कर देंगे, है ना। तो लिमिटेशन क्या है? ये लेस सेंसिटिव है। देखिए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कैसे कंसीडर्ड किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है या नहीं, वो कैसे कंसीडर किया जाएगा? अगर वो हाउस होल्ड मस्ट बी डिप्राइव्ड इन एटलीस्ट 6 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स, या तो वो 6 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स में फेल हो जाए, या 3 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर एंड 1 हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर। तो 3+1 यानी एटलीस्ट क्या हो, या तो वो 6 में फेल हो जाए, कम से कम 6 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फेल कर रहा हो, या कम से कम 3 में फेल कर रहा हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, और एक या तो एजुकेशन वाला हो या तो हेल्थ वाला इंडिकेटर हो, उसमें फेल कर रहा हो। कहने का मतलब या तो कम से कम इनमें फेल कर रहा हो, ठीक है, यानी अगर इन 6 में फेल है, कम से कम 6 में फेल है, यानी उससे ज्यादा हो सकता है, इसमें भी फेल हो सकता है, इसमें भी फेल हो सकता है, लेकिन अगर 6 ये क्राइटेरिया वो मेजर नहीं उस पर सही उतर पा रहा है, तो उसको तब मल्टी डायमेंशनल पुअर कहा जाएगा। लेकिन सर, अगर ये केवल उसको सैनिटेशन नहीं मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर सही से नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं मिल रहा है, हाउसिंग सही से नहीं मिल रही है, एसेट सही से नहीं मिल रहा है, लेकिन कुकिंग फ्यूल मिल रहा है, तो केवल वो 5 इंडिकेटर में उसको फेल होना पड़ेगा, तब उसको मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं माना जाएगा। क्योंकि क्राइटेरिया क्या है, या तो आप इन 6 में फेल हो जाओ, या तो इनमें से कोई 3 हो और इन दोनों में से कोई एक हो, है ना। तो क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि अगर आप 5 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मल्टी डायमेंशनल पुअर है ही नहीं। यानी अगर आपको सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप पुअर नहीं है ना। कुकिंग फ्यूल अगर नहीं मिल रहा है, बाकी कोई एक चीज मिल जा रही है, तो भी आप नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये लेस सेंसिटिव है। इसने जो क्राइटेरिया रखा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, वो थोड़ा ऐसा है कि अगर कोई 5 इंडिकेटर्स में फेल हो रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लेकिन 6वें में पास हो रहा है, तो भी वो मल्टी डायमेंशनल पुअर में आएगा ही नहीं। तो ऐसे न जाने कितने और लोग होंगे 130 करोड़ के बाद भी, जो कई इंडिकेटर्स में पास हो रहे होंगे लेकिन इस क्राइटेरिया में नहीं आ पा रहे होंगे। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? एंड सेकेंड इज इट इज अनेबल टू कैप्चर इनइक्वालिटी। तो गरीब ने, आपने ये तो देख लिया कि कितने लोग गरीब हैं और कितनी हद तक गरीब हैं, लेकिन जो 2 गरीब लोग आपस में उनमें कितनी इनइक्वालिटी है, इसको तो आपने कैलकुलेट नहीं किया, है ना। तो जो 2 गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स हैं, उनमें आपस में भी इनइक्वालिटी हो सकती है, तो उसको आपने कैप्चर नहीं किया। और ऊपर से एक ही घर में अंदर के जो लोग हैं उनमें भी इनइक्वालिटी हो सकती है, उसको भी आपने कैलकुलेट नहीं किया। तो यू आर अनेबल टू कैप्चर द इनइक्वालिटी बिटवीन द हाउस होल्ड्स एंड इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटीज को भी आपने काउंट नहीं किया है। यानी इंट्रा हाउस इनइक्वालिटीज में बी सीवियर, but these could not be reflected precisely because there is no individual level information for all the indicators. Got it the point or not? And last is unavailability of data. तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके पास सभी इंडिकेटर्स में डेटा ही नहीं है, तो उन सभी इंडिकेटर्स में डेटा नहीं है तो उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो फिर एमपीआई कैसे बताएंगे आप? तो ये लिमिटेशन है एमपीआई की। अगर आपको अच्छा एमपीआई बनाना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स सही चीज और एक्यूरेट हो जाए, इसके लिए आपको बेटर एंड मोर फ्रीक्वेंट डेटा ऑन पॉवर्टी इज अर्जेंटली नीडेड। तो ये आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये हमारा नया प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसको भी जरूर बताइएगा। ये हमारा चैनल है होप तुषांत यादव, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ये टेलीग्राम लिंक है,
इससे जुड़िए और यहाँ पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ को एक जगह संभाल के रखिएगा, ताकि आप जब भी आपको एमपीआई पढ़ना हो तो उसी में आप एक स्लाइड और ऐड करके एक पीडीएफ, एक पेज उसी में या तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि कुछ अपडेटिंग्स अगले साल हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप ऐसी स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करेंगे तो एक ही जगह आपको पूरा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का हर चीज मिल जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।